हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो देखो सवाल क्या दिया है, जरा सवाल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रोड्स गिवन रेडियस आर एंड लेंथ एल। देखो भाई, एक रोड है, सर्कुलर रोड है जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। रेडियस ये देखो आर हो गई और लेंथ इसकी एल हो गई। हुज मेंटेन at each made of same material। ठीक है। which of the following circular roads given radius r and length l। ठीक है। each made of same material and whose ends are maintained at the same temperature। who will conduct most heat। देखो भाई, सवाल में ये दिया है कि कौन सी रोड, भाई मान लो एक रोड है मेरे पास, उसकी रेडियस आर है, लेंथ उसकी एल है। ठीक है, उसके अंदर हीट चलेगी तो हीट चलने का जो हीट करंट का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी। ये जो है फॉर्मूला, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है के ए T1 माइनस T2, दोनों एंड का टेम्परेचर, इधर का T1 इधर का T2, और बटे में एल। अगर आप यहां से कहोगे तो के सेम मटेरियल की रोड है और टेम्परेचर भी दोनों एंड के बीच में सेम है। इसका मतलब ये करंट जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, एरिया के और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ेगी तो करंट घटेगा और एरिया बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम अगर अच्छा करंट चलाना चाहते हैं तो लेंथ तो घटनी चाहिए और एरिया बढ़ना चाहिए। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो इनमें से, चारों में से, कि जिसमें लेंथ ज्यादा हो, लेंथ बढ़नी चाहिए, सॉरी लेंथ घटनी चाहिए। लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना करंट के, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ को बढ़ाओ करंट घटेगा, तो लेंथ को घटाओ, करंट को अगर बढ़ाना चाहते हो लेंथ को घटाओ, करंट बढ़ेगा। तो लेंथ घटनी चाहिए, करंट तब बढ़ेगा। और आई प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया के, तो एरिया बढ़ना चाहिए, मतलब रेडियस बढ़नी चाहिए। एरिया बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा। ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये तब बढ़ेगा जब रेडियस बढ़ेगी। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लेंथ कम हो और रेडियस ज्यादा हो। अब देखो, पहले उसमें रेडियस को डबल कर दिया, लेंथ को भी डबल कर दिया। अब रेडियस तो ज्यादा हुई लेकिन लेंथ भी ज्यादा हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं। अगले में चलो, देखो रेडियस को डबल किया और लेंथ को एल नॉट रखा, ये ठीक है ऑप्शन। फिर अगले में चलो, रेडियस उतनी की उतनी, लेंथ भी एल नॉट है, तो ये भी गलत है। इसमें रेडियस कम है तो इसे भी छोड़ दो, पहले वाला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सेकंड ही ऑप्शन बैठ रहा, क्योंकि देखो इसमें रेडियस बढ़ाई तो समझो एरिया बढ़ा, और लेंथ एल नॉट रखी, लेंथ कम रखी। चौथे वाले में देखो रेडियस आर नॉट है, लेंथ को डबल कर दिया तो ये तो कम हो जाएगा। लेंथ को ज्यादा नहीं करना, लेंथ को कम करना है, रेडियस को बढ़ाना है। तो ऐसा ऑप्शन बैठ रहा हमारा बी। तो इस हिसाब से आंसर हमारा बी हो जाता है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है भाई साहब अगला भी। इन्होंने कहा लैम्डा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच द रेडियो एट विच द रेडिएटिव इमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी इज मैक्सिमम। ठीक है, देखो भाई साहब, आपको वीन्स लॉ याद दिलाते हैं। वीन्स ने कहा था अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे है तो उसके अंदर से जो हीट निकलती है वो सबसे ज्यादा जिस वेवलेंथ की निकलती है वो मान लो लैम्डा एम है। तो उन्होंने कहा था कि उस लैम्डा एम की और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा बी, कांस्टेंट आएगा बी। ठीक है, इसे कहते थे वीन्स लॉ। अब यहां से इसी लॉ के ऊपर सवाल पूछा गया है। एक टी टेम्परेचर की ब्लैक बॉडी है, उसमें से जो
वेव लेंथ वो जो हीट निकल रही है वो किस वेव लेंथ की निकल रही सबसे ज्यादा, वो है लैम्डा एम। तो अब ये पूछा है लैम्डा एम किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा एम, इसको टी को बटे में ले जाओ तो बी बटे टी, या इसको लिखा जा सकता है लैम्डा एम प्रोपोर्शनल है 1/t। 1/t को आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल है टी की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत आसान, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलो जी आगे बढ़ो। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है विच वी कंसिडर द रेडिएशन इमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी है, उसमें से रेडिएशन को कंसिडर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन, रेडिएशन इज इमिटेड ड्यूरिंग द समर्स एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द विंटर। मतलब जब हम गर्मियों में हमारी बॉडी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की बॉडी है, तो गर्मियों में हमारी बॉडी में से बढ़िया सी नहीं बनी, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन तो कि गर्मियों में हमारी बॉडी से रेडिएशन निकलता है, मतलब समर्स में, और सर्दियों में इन विंटर हमारी बॉडी में रेडिएशन आता है, मतलब अंदर घुसता है, एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। ये होता है विंटर में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हर टेम्परेचर पे रेडिएशन निकलता भी रहता है और एब्जॉर्ब भी होता रहता है, हर टेम्परेचर पे, कोई सा टेम्परेचर हो। ये बताया था प्रीवोस्ट थ्योरी में। प्रीवोस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे होती है तो वो रेडिएशन को अपने अंदर सोखती भी रहती है, एब्जॉर्ब भी करती है और लगातार रेडिएशन को निकालती भी रहती है, इमिट भी करती है, ठीक है। तो रेडिएशन लगातार निकलता भी रहता है, एब्जॉर्ब भी होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि हमारी बॉडी समर में रेडिएशन को इमिट करती है और विंटर्स में उसको एब्जॉर्ब करती है, ये गलत हो गया। फिर दूसरा, द रेडिएशन इमिटेड लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। रेडिएशन जो है, जो हमारी बॉडी से निकलता है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, नहीं, ये गलत है। रेडिएशन जो हमारे अंदर से निकलता है ना, निकल भी रहा है और हम उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, वो इंफ्रारेड रीजन का होता है। ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी गलत हो गया। सी, द रेडिएशन इमिटेड इन द इंफ्रारेड रीजन, बस बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है। हमारे बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन का होता है। तो रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम आवर बॉडी इज इन इंफ्रारेड रीजन। तो याद रखना, रेडिएशन emitted from human body is in the infrared region, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है द रेडिएशन इज एमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे, ये गलत है। ड्यूरिंग द डे नहीं होता, नाइट में भी होता है रेडिएशन। तो मैंने कहा ना, हर टेम्परेचर पे इमिट होता है, उससे कोई मतलब नहीं दिन हो रखा है, रात हो रखी है, गर्मी है, सर्दी है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इस हिसाब से आंसर सी इज करेक्ट, सी ही आंसर लगेगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं बच्चों। क्या दिया है, कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K, ठीक है। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज, ठीक है भाई। एक स्लैब बना लेते हैं, मान लीजिए इस टाइप का है, इस टाइप का, और एक और स्लैब, दो स्लैब को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। दोनों स्लैब डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K, एक की 2K दे रखी है, ठीक है। अब यहां से कहा है कंसिडर ए कंपाउंड
स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस, जितनी थिकनेस इसकी है यहां से यहां तक मान लो L, उतनी ही इसकी है L, इक्वल थिकनेस है। चलो ठीक है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, आपको क्या करना है, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है। एक काम करो ना, आप एक काम करो, इन दोनों स्लैब को मान लो, स्लैब का इधर का एरिया ए है, ठीक है, तो इन दोनों स्लैब को अगर एक मान लिया जाए, ऐसे इस टाइप से मान लेते हैं, इस तरह से एक मान लिया जाए, इधर का के, इधर का 2k, वो था ना, अब दोनों को एक मान लिया, तो अब दोनों को एक ही कर दो बस। इनका पूरे का पूरे स्लैब का के इक्विवेलेंट हो गया, और लेंथ हो गई इसकी L प्लस L 2L। एरिया वही रहा, इधर का एरिया। हीट जब चलेगी तो मान लीजिए ऐसे एंटर करेगी और इधर से इधर को निकल जाएगी, इसमें भी ऐसे एंटर करेगी और ऐसे निकल जाएगी, ये हीट के चलने का पाथ है। तो इसमें जो हीट चलेगी, ऐसे सोचो, पहले स्लैब की रेजिस्टेंस मान लो R1 थर्मल रेजिस्टेंस, दूसरे स्लैब का मान लो R2, और इस पूरे का मान लो R इक्विवेलेंट। तो ये R1 R2 किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में जो होती है वो R1 प्लस R2 के बराबर होती है, जैसा हमने उसमें भी पढ़ रखा है करंट वाले उसमें, तो सेम वही वाला यहाँ पे लगता है। जैसे आप याद करो, दो रेजिस्टेंस होते थे, एक R1 एक R2, ठीक है, और उनका इक्विवेलेंट होता था R इक्विवेलेंट, अगर वे सीरीज में है तो वो इनका इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2, वही सेम यहाँ पे लग रहा है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे रखें, अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है L बटे में के ए। तो अब जैसे पहले मुझे R1 निकालना है, पहले स्लैब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो L उसकी लेंथ देखो यहां से यहां तक L, और बटे में के हो गया, और ए एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये एरिया सामने। ऐसे R2 निकालोगे तो L उसकी लेंथ वही L बटे के हो गया 2k, और इनटू में ए एरिया हो गया, उठा के यहां रख दो। ऐसे इसका निकालेंगे R इक्विवेलेंट का, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, L है यहाँ पे 2L बटे में के ए, तो के कितना है इसका, के इक्विवेलेंट, और इनटू में ए, इस वाले का जो ये हमने नया माना है, इस वाले का जहां मैं एरो घुमा रहा हूं। तो अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो 2L बटे में के इक्विवेलेंट इंटू ए बराबर R1 की जगह रखो L बटे के ए, R2 की जगह रखो L बटे 2 के ए ए कैंसिल, L L L कैंसिल, 2 बटे के इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे के प्लस 1 बटे 2k, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2k, इससे डिवाइड करो 2, इससे डिवाइड करो 1, 2 बटे के इक्विवेलेंट, तो 2 बटे के इक्विवेलेंट बराबर 3 बटे 2k। अगर के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 4k बटे में 3। लो जी, ये हमारा आंसर हो गया, 4k बटे में 3, 4k बटे में 3। आंसर चेक करो, 4k बटे 3, ये आपका आंसर हो गया। आसान था वैसे तो, ये डायरेक्ट भी होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन मैंने आपको इसको बना के दिखा दिया कि कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं आज के। इसमें दिया है फॉर ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727। ओके, एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें 273 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। अब इसमें से जो हीट निकल रही है वो कितनी पावर की निकल रही है, P1 कह दो 60 वॉट की, ठीक है, और ये टेम्परेचर को कह दो T1। जब इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है तो इसमें से 60 वॉट की पावर निकल रही है।
हीट निकल रही है। अब और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है 2 to 7 डिग्री। ठीक है, सराउंडिंग का है 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसे टी नॉट मान लो। अब इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर दें हम, T2 कर दें 1227 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड कर लो तो ये 1500 केल्विन हो जाता है। तो अब इसकी रेडिएटिंग पावर कितनी होगी, P2, ये कितनी होगी ये निकालना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे भी वही है 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपको एक बात याद रखनी है, अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। देखो जब हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मान लो T है, तो उसमें से निकलने वाली जो पावर है वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है तो। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दे रखा तो फिर तो भाई साहब आपकी पावर सिर्फ ना दे रखा हो तो बता रहा हूं, तो फिर तो आपको सिर्फ इसमें से निकलने वाली पावर लेनी होती है और वो इसकी इमिटिंग पावर होती है, और वो उसके लिए फॉर्मूला होता था अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ना दिया हो तो, जैसे हमने अब तक क्वेश्चन करते हुए आए हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसकी अंदर से निकलने वाली जो पावर है वो होती है सिग्मा ए टी की पावर 4, अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है तो ये तो इसमें से निकलने वाली पावर होगी, और सराउंडिंग से इसको मिलने वाली पावर जो होगी, सराउंडिंग से इसको वो अलग होगी, वो होगी पी नॉट, वो होगी सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। और याद रखना उसकी जो नेट पावर आ जाएगी, टोटल पावर आ जाएगी। अब देखो अपने टेम्परेचर की वजह से ये कितनी पावर निकाल रहा है P, और सराउंडिंग में से कितनी पावर ले रहा है P नॉट। तो नेट अगर पूछा जाए तो कितनी हो गई, तो निकाली हुई पावर माइनस ली हुई पावर, तो P माइनस P नॉट। तो फॉर्मूला बनता है P टोटल बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। सिग्मा ए को ले लो कॉमन, तो अंदर रह गया टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये होती है किसी भी बॉडी से निकलने वाली नेट पावर, किसी भी बॉडी से निकलने वाली जो हो गई ये नेट पावर हो गई। बोलो समझ आई बात के नहीं आई? ठीक है, अब सुनो, अगर बस ये फॉर्मूला दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आपको केवल ये दे रखा है कि बॉडी का टेम्परेचर T है, ब्लैक बॉडी का, तो उसके अंदर से पावर सिर्फ निकलने वाली बनाओगे आप, और वो कितनी बनाओगे सिग्मा ए टी की पावर 4। लेकिन अगर उसके सराउंडिंग का भी टेम्परेचर दे रखा है तो फिर पावर का फॉर्मूला, नेट पावर जो इससे निकलेगी, फिर उसका नेट का फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, फिर ये लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब यही लगाना पड़ेगा, हमें तो सराउंडिंग में भी दे रखी है। तो पहली बार में P1 पावर कितनी निकल रही है, तो वो निकल रही है सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे केस में P2 बराबर इससे निकलने वाली पावर जब टेम्परेचर बदल दिया तो ये हो जाएगी सिग्मा ए T2 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, P1 बटे P2 बराबर सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 बटे में सिग्मा ए T2 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब सिग्मा ए से सिग्मा ए कट गया, ये आ जाएगा T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 बटे में T2 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब T1 की जगह रखो, पहले कितना था 1000, तो 1000 की पावर 4 माइनस ये कितना था 227 में, इसमें 300 ऐड कर लो, वो 273 ऐड कर लो, तो ये बन गया आपका 500।
ऐसे ही 500, तो टी नॉट हो गया 500 की पावर 4 बटे में टी टू कर दिया कितना 1500 है शायद, हाँ 1500 केल्विन। तो 1500 केल्विन का पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। अब देखो दो जीरो ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएंगे। अब ये कितना बचा, पावर 4 है, तो इसको आप 10 की पावर 4, और ये इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो आप 10 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 बटे में 15 की पावर 4 और माइनस 5 की पावर 4। ऊपर वाले में से 5 की पावर 4 कॉमन ले लो तो अंदर बचा 2 की पावर 4 माइनस 1। ऐसे ही नीचे से 5 की पावर 4 कॉमन ले लो तो 3 की पावर 4 माइनस 1। पावर 4 ऊपर नीचे आ गया। इसे सॉल्व करके देख लो ये कितना बैठ रहा है। तो ये आ रहा है 2 की पावर 4 8 हो गया, माइनस 1 7, और 3 की पावर 4 81 माइनस 1 ये हो गया 80। ठीक है, और इधर P1 बटे P2, P1 कितना था पहले, पावर कितनी थी 60, P2 निकालना है। तो P1 की जगह 60 बटे P2, 60 बटे में P2, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका P2 बराबर 60 इंटू में 80 बटे में 7। चेक कर लो जी जरा, यही बैठ रहा क्या, ऑप्शन देखो। हाँ पूरे पूरे आ रहे, एक नोट करके देखना पड़ेगा भाई, जरा देख लो। एक गड़बड़ हो गई भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन में। 2 की पावर 4 बनता है यहाँ पे 16 माइनस 1 15 बनता है, गलत हो गया ये थोड़ा सा। 15 बटे में 7 नहीं आने का, 15 आएगा। 15 से इसको काटो और अब मल्टीप्लाई करो 320 वॉट। इसका मतलब इसमें जो पावर जाएगी जब इसका टेम्परेचर 1500 हो जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 320 वॉट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको सुधार लेना। बाकी आज का कंप्लीट हमारे सवाल। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर ही देना। कल मिलते हैं बाकी बच्चों, चलो।